लाइपोप्रोटीन ए एक ऐसा मार्कर है, अगर आपकी पूरी लाइफ में 20 इयर्स की एज के बाद वो अगर एक बार भी पॉजिटिव आ जाए, इट मीन्स कि आपकी हार्ट अटैक की रिस्क काफी ज्यादा है। जो हमारे दादाजी और का जो जनरेशन थी, तब तक तो नेचुरल डेथ का मतलब ये होता था कि पहले एजिंग होगी और फिर डेथ एक मतलब स्टेप वाइज था। अब तो एज का कोई रिलेशन ही नहीं है, 30 साल का हो, 32 साल का हो, रोज न्यूज़पेपर में किसी ना किसी का आर्टिकल आ ही जाता है। तो वो चीज इतनी कॉमन हो कैसे गई? तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों को। पहले तो अखबारों में आता था, अखबार पढ़े नहीं पढ़े, अब तो फोन में आप बिना अखबार पढ़े भी अगर फोन भी देखना जानते हैं, आपको पता है किसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक में कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज होती है। यानी हमको जो पल्सेशन है उसको ऑब्जर्व कर लेना है। दूसरा, हमें सीपीआर देना जरूर आना चाहिए। सर, क्या आप हमें थोड़ा सा सीपीआर किस तरीके से दे सकते हैं, थोड़ा वर्बली समझा सकते हैं? कई लोग ये सोचते हैं हम हार्ट को सीधा दबा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, कंप्लीटली ट्रू नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो दबाने की जो टेक्निक होती है और हम जितना अंदर जा रहे हैं उससे पूरा हार्ट को हम नहीं दबा सकते। ये एपिसोड आप लोगों को मिस नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो आप अपने किसी नजदीकी की जान बचाने के लिए केपेबल हो जाएं। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं डॉक्टर आदित्य जोशी सर। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। आज आपको हमारे साथ जोड़ के हमें बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ दोबारा बैठ के बात करने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए। सब जो हमारा पिछला पॉडकास्ट है उस पर बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया, बहुत सारी क्वेरीज आई है, और उनमें से एक टॉपिक जो हमारे दर्शक हमसे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो है कि आजकल हार्ट अटैक इतने कॉमन कैसे हो गए हैं। इन जनरल अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, तो पब्लिक में मिसकंसेप्शन बहुत है। कई बार हम बहुत सारी ऐसी रील्स या शॉर्ट्स या वीडियोस हम देखते हैं जिसमें बहुत कॉमनली हमें क्या दिखता है कि कोई भी बंदा है, जिम में है, उसने कुछ वजन उठाया और वो अचानक से गिर गया, तो उसको लेबल कर देती है पब्लिक की हार्ट अटैक हो गया। कोई भी आदमी चल के जा रहा है, अचानक गिर गया, या घर में बैठा बैठा कोलैप्स हो गया, तो पब्लिक ने लेबल कर दिया कि भाई हार्ट अटैक हुआ है। देखिए, जो आप रीलें देख रहे हैं, जो भी हम कुछ वीडियोस देख रहे हैं और जिससे हमें डर लगता है, या हम जो एक आजकल बड़ी एक वो कंसेप्शन बन रहा है कि अरे हार्ट अटैक बहुत कॉमन है, उसमें एक पार्ट कार्डियक अरेस्ट का भी होता है, जिसे हम सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। तो देखिए, हार्ट अटैक जो होता है वो बेसिकली क्या है, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स है, यानी खून की जो नलियां हैं, उसके अंदर चर्बी जमने की वजह से धीरे धीरे चर्बी जमते जमते, और भी कई सारे कारण होते हैं, उसकी वजह से बेसिकली जो मसल है, हार्ट की जो मसल है, मांसपेशियां हैं, उसमें ब्लड जाना अगर बंद हो जाए तो वो होता है हार्ट अटैक, या जिसको हम हमारी भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, अलग मैनेजमेंट है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन हम जो ये कॉमनली वीडियोस देख के जो डर जा रहे हैं, जैसे हमने एक बार कई बार वो एक सिद्धार्थ शुक्ला जो है काफी फेमस हुए थे बिग बॉस के थ्रू, उनका हमने देखा था वो कैसे हुए। इवन मेरे पड़ोस में एक अंकल थे 40 इयर्स के, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो वो जो हो रहा है वो सडन कार्डियक अरेस्ट का एक पार्ट है। सडन कार्डियक अरेस्ट मतलब उसका सिंपल मीनिंग है कि कार्डियक कॉज की वजह से, कार्डियक कॉज ही होगा। वो कार्डियक कॉज कैसे पता चलेगा, या तो किसी इंसान को पहले से नोन है कि वो कार्डियक बीमारी से जूझ रहा है, जैसे कोई हार्ट अटैक उसको पहले आया हुआ है, या कोई डायबिटीज है, कुछ है उसको, तो कोई नोन कार्डियक कॉज है, या पोस्टमार्टम के बाद अगर हमें पता चले, तो अगर हमने देखा है तो विद इन 1 आवर उसकी डेथ हो जाए। जैसे ही सिम्टम आया उसके 1 घंटे अंदर आपने देखा है और 1 आवर के अंदर उसकी अगर डेथ हो जाए, या आपने नहीं देखा है, जैसे आपने कल देखा था और 24 आवर्स हो चुके हैं, तो फिर उसकी डेथ हो जाए। तो ये होता है सडन कार्डियक डेथ या सडन कार्डियक अरेस्ट, कि अचानक से बस कोलैप्स हो जाना। उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, तो उसके कई सारे कॉजेज में एक कॉमन कॉज होता है हार्ट अटैक। लेकिन जो हम कॉमनली सोचते हैं, जो एक मिसकंसेप्शन बना रहता है, हमें समझ नहीं आ रहा होता है, हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, तो सर अभी समझाते हुए आपने एक बात बोली थी कि धीरे धीरे जो है चर्बी जमा हो जाती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो क्या हम ऐसा समझे कि हार्ट अटैक एकदम से होने वाली चीज नहीं है, ये पहले से अपने सिम्टम्स क्या हमें देती रहती है? देखिए, हार्ट अटैक की सबसे खूबसूरत बात क्या है, लगभग मुझे अच्छे से याद नहीं, पर कुछ 1798 समथिंग में, शायद 1790 समथिंग में एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपने ही सिम्टम्स को एक पेपर में पब्लिश किया, जिसके बारे में हमें पहली बार पता चला कि एंजाइना पेक्टोरिस नाम की एक बीमारी होती है। वो एंजाइना पेक्टोरिस का उन्होंने इतना शानदार और ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया, और आप ये मानेंगे नहीं, वो अपने ही सिम्टम्स को ही डिस्क्राइब कर रहे थे। तो ये सिम्टम्स बहुत कॉमनली
कई लोगों द्वारा महसूस किए जाते हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। तो इसके बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे जो आप इसकी बेसिक फिजियोलॉजी अगर हम समझें, जो हमें बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो कॉमनली जिसको लेके कई सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, मिसकंसेप्शन भी फैलाते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्थ के लिए, सेल मेम्ब्रेन्स के लिए, हर चीज के लिए जरूरी होता है। पूरी बॉडी में कई सारी चीजें कोलेस्ट्रॉल से ही चल रही है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल वहीं अगर ब्लड वेसल के अंदर या खून की नलियों के अंदर जाके जमा होने लगे और ऑक्सीडाइज होने लगे, वो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि बाद में वही चल के हमें लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारियां कर सकता है। अच्छा, तो ये कोलेस्ट्रॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई टेस्ट या डायग्नोसिस होते होंगे? बिल्कुल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को डायग्नोस करने के लिए लिपिड प्रोफाइल, जो एक कॉमनली लोग कई बार सुनते हैं, एक लिपिड प्रोफाइल वो अपनी करवा सकते हैं। पहले ऐसे मानते थे कि आप भूखे पेट ही लिपिड प्रोफाइल करवाओ, लेकिन अभी वो कंसेप्शन भी हट गया है। अभी जो लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि आप एक रैंडम सैंपल भी करवा सकते हैं। रैंडम मतलब आप एक रैंडम सैंपल करवा लो जब भी आपको लगे कि यार मुझे एक बार करवा लेना चाहिए। लेकिन जो चीज लोगों को नहीं पता है और बहुत जरूरी है पता होनी, सिंपल लिपिड प्रोफाइल जो होती है उसमें हमें क्या देखना है। इवन कई सारे डॉक्टर्स जो होते हैं, जो नॉन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, मतलब आई मीन टू से कि डॉक्टर हैं लेकिन वो मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो उन लोगों को भी वो इतना पता नहीं होता। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हमें नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी वैल्यू चाहिए, एपोलाइपोप्रोटीन बी की वैल्यू चाहिए, और लाइपोप्रोटीन ए। लाइपोप्रोटीन ए एक ऐसा मार्कर है, अगर आपकी पूरी लाइफ में 20 इयर्स की एज के बाद वो अगर एक बार भी पॉजिटिव आ जाए, इट मींस कि आपकी हार्ट अटैक की रिस्क काफी ज्यादा है, क्योंकि वो एक जेनेटिक मार्कर है। ये दिखाता है लाइपोप्रोटीन ए कि आपका ऑक्सीडाइज्ड जो कोलेस्ट्रॉल है उसका होने का चांस कितना है। अच्छा, तो लाइपोप्रोटीन ए, एपोलाइपोप्रोटीन बी और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है, यानी ये जो वो कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है वो हमें ज्यादा सिग्निफाई करती है कि आखिर कितनी वैल्यू जा रही है, जो हार्ट अटैक की रिस्क को सिग्निफाई करता है। जैसे अभी हमने बात करी कि अपन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, लेकिन एक पेशेंट कब ये समझे कि हाँ अब मुझे डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए, या कब डॉक्टर उसको वो चीज प्रिस्क्राइब करेगा सिम्टम बेस्ड? देखिए, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि जो हार्ट अटैक में सिंपल जो एक एंजाइना पेक्टोरिस की जो बात है, जिसको हम हमारी भाषा में क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना भी कहते हैं, तो उसको कैसे एज ए सिम्टम होता है, सिंपल सिम्टम होता है। जैसे वो एज रिलेटेड हो भी सकता है और नहीं भी। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है कि हार्ट अटैक बहुत कम उम्र में उनके मदर या फादर को किसी को आया, या अभी जो कोई भाई लिविंग है या किसी की डेथ हो गई है, तो हो सकता है आपको भी कम एज में 30-40 ईयर्स में भी आना शुरू हो जाए। तो उसमें सिंपल सा ये होता है कि जैसे ही कोई पेशेंट या पर्सन चलने लगता है तो उसको छाती के अंदर जकड़न जैसी महसूस होती है, हार्ट के अंदर उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई छाती दबा रहा है, थोड़ा पेन होना शुरू होता है। बैक में भी वो पेन हो सकता है, जो इंटरस्कैपुलर एरिया होता है दोनों स्कैपुला के बीच में। फिर वो जो पेन होता है वो रेडिएट करता है दोनों आर्म्स के अंदर कॉमनली, फिर अनकॉमनली थोड़ा लेफ्ट आर्म में, उसके अलावा जॉ में भी रेडिएट करता है वो, और नेक में भी रेडिएट कर सकता है। और वो जो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, उसका खास बात ये है कि जब आप चलेंगे या कुछ एक्सर्शन करेंगे तभी पेन होगा, जैसे ही आप रुक जाएंगे तो ओवर ए टाइम 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर पेन भी रिलीव हो जाएगा। अच्छा, तो अगर वो पेन रिलीव नहीं हो रहा विद इन 15 to 30 मिनट्स, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको हार्ट अटैक आ रहा हो उस वक्त। तो अगर आपको 30 मिनट्स के अंदर रिलीव नहीं हुआ, या फिर कई डॉक्टर, अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है और हमें उसे नाइट्रेट्स दिए हैं या उसने खुद ने ही ले लिए हैं, जीभ के नीचे रख लो ऐसे करके, बहुत सारी जो दवाई होती है कई बार फार्मासिस्ट भी दे देता है, बीपी अगर ठीक है, तो अगर वो लिए है उससे भी रिलीव हो रहा है तो वो भी क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का ही पार्ट है। तो एक तो हुआ क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, जिसमें हम बोल रहे हैं कि 30 मिनट्स के अंदर अगर पेन रिलीव नहीं हो रहा तो इट माइट बी है हार्ट अटैक। अब सेकंड जो होता है वो होता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना जो होता है, नाम ही है अनस्टेबल एंजाइना, तो वो क्या होता है, इट डजंट मीन कि वो आपको कभी भी, मतलब ऐसा ही होगा कि चलने के साथ ही आएगा। हो सकता है चलने के साथ आ गया है लेकिन बंद नहीं होगा बैठने पे, हो सकता है बैठे बैठे ही शुरू हो जाए। बस उसमें और हार्ट अटैक जो प्रॉपर है उसमें फर्क ये होता है कि जो अनस्टेबल एंजाइना है उसमें पेन तो हो रहा होगा, सिम्टम्स तो होंगे, लेकिन जो हार्ट की मसल होगी वो डैमेज नहीं हो रही होगी। तो जो कार्डियक एंजाइम्स जो कॉमनली नाम सुनते हैं, ट्रोपोनिन टी करके, आई करके, वो रेज नहीं होंगे, ईसीजी में चेंजेस कुछ खास नहीं होंगे। तो एक वो होता है। एक होता है हमारा एंजाइना का ही एक पार्ट है जिसे बोलते हैं प्रिंस मेटल एंजाइना। प्रिंस मेटल एंजाइना बेसिकली इन दोनों से अलग है।
प्रिंस मेटल एंजाइना नाम ही कुछ अजीब सा है, तो उसका मैकेनिज्म भी थोड़ा अलग सा ही है। वो सिंपली क्या है, ये हमारी हार्ट की जो वेसल है उसका सडन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, इन ए सेंस कि मतलब जैसे पाइप जा रहा होता है, पानी जा रहा होता है, अगर एकदम से हम दबा देंगे तो क्या होगा, वो पानी की धार बड़ी तेज हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो ही उस तरीके से होता है कि वो किसी भी वजह से, जैसे कोकेन के यूजर्स होते हैं तो उनमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि प्रिंस मेटल एंजाइना, उसमें क्या होता है कि एकदम जो हार्ट की वेसल होती है वो एकदम सडनली कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सडनली वो कोलैप्स हो जाती है। तो जो आपकी आगे की मसल होती है वो उस ब्लड की वेसल की सप्लाई की कमी की वजह से मतलब पेन हो रहा होता है, तो वो एक वो हो गया। बाकी हार्ट अटैक का तो ये जो प्रिंस मेटल एंजाइना है, इसको ट्रीट करने का ड्यूरेशन टाइम कितना होता है हमारे पास? प्रिंस मेटल एंजाइना एक अलग है, उसमें हम सिंपली जो देते हैं वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। उसमें हमारा जो कॉमन ट्रीटमेंट होता है वो उसकी तरह नहीं मैच करता, मतलब क्योंकि उसका मैकेनिज्म अलग है, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं है, उसमें कोई थ्रोम्बस नहीं बना हुआ। सिंपली वो क्या है, ब्लड वेसल आपकी एकदम अचानक बंद हो गई, पेन हुआ, फिर वो खुल गई, फिर बंद हुआ, फिर खुल गई। हो सकता है आप रात में सो रहे हैं, सोते सोते एकदम बंद हो गई, फिर खुल गई। तो वो कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है, इतना कॉमन नहीं है। अच्छा, ये जो सब अभी हमने बात करी, उसमें एक चीज क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो स्टेबल एंजाइना है वो एमआई का एक प्री मार्कर है? इसे हमेशा ट्रू नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे ट्रू इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है आपको अनस्टेबल एंजाइना हुआ हो। अनस्टेबल एंजाइना मतलब आज अचानक से ही मुझे एंजाइना शुरू हुआ, वो एक दो दिन एपिसोड रहे अनस्टेबल एंजाइना के और उसके बाद सीधा हार्ट अटैक हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको एंजाइना का एपिसोड पहली बार आया है वो ही रिलीव नहीं हो रहा है और आप गए ईसीजी चेक कराई आपने तो आपको हार्ट अटैक निकला। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, या इवन डॉक्टर्स की भी ये राय है कि अगर आपको पहले से सिम्टम आ रहे हैं, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में अगर आप हैं, तो मतलब वो भगवान की कृपा है आप पे कि आपको पहले से ही सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, आपकी बॉडी को एडेप्टेशन करने का टाइम मिल रहा है, आप डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं, वो भी देख पा रहा है सिम्टम्स और दवाइयां दे पा रहा है। तो लाइफ लॉन्ग कई सारे क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स लाइफ लॉन्ग कभी हार्ट अटैक नहीं आता, क्योंकि वो ऐसे ही पहले से ही मेडिकेशंस और लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू कर चुके होते हैं, जिससे वो जो ब्लड वेसल जो है वो पूरी तरह कभी ब्लॉक नहीं होती और हार्ट की मसल को डैमेज नहीं होता। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट उसका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसको अगर हम बोले तो वो पहले से ही शुरू हो जाता है। सर, यहाँ पे मेरे को एक सवाल आ रहा है कि नॉर्मली देखते हैं हम आजकल लगभग हर इंसान या दो में से एक इंसान डायबिटीज से सफर करता है, तो जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, क्या ये सच है कि उनको इतना पेन का सेंसेशन पता नहीं चलता और वो जो टाइम लिमिट होता है उस टाइम वो निकल जाता है? ये सवाल बहुत ही मतलब अच्छा पूछा आपने, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस में ये बात जो है लोगों को पता नहीं है। सिंपल लोगों को क्या लगता है, हार्ट अटैक तभी आएगा जब छाती में दर्द हुआ है, ऐसा जबकि नहीं है। अगर हम रियलिटी देखें तो छाती के दर्द के 6-7 ऐसे कॉजेज हैं जो आपकी जान ले सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि सारा जो चेस्ट का पेन है या जो रेडिएटिंग सिम्टम्स हैं वो हमेशा ही मतलब एमआई या हार्ट अटैक के हों, बहुत बार वो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जो बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है वो ये है कि ये हार्ट अटैक को पेन से ही एसोसिएट हम करके चलते हैं, तो अगर वो होगा तो फिर है, नहीं तो हम हॉस्पिटल नहीं जाते। जबकि रियलिटी ये है कि जो फीमेल्स है, कोई भी फीमेल, स्पेशली वो फीमेल जो 30+ ईयर्स की है, 40+ ईयर्स की है, या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, तो बिल्कुल आप मान के चलिए डायबिटिक पेशेंट्स हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं, कोई सीकेडी का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, क्रॉनिक लिवर डिजीज का पेशेंट है, कोई और क्रॉनिक बीमारी से जूझने वाला पेशेंट है, उनमें क्या होता है कि न्यूरोपैथी की वजह से जो बेसिकली हमारे जो हार्ट होता है उसके आसपास नर्व्स होती है जिनमें ये सेंसेशन होता है पेन का। पेन क्यों जनरेट होता है? क्योंकि जो हार्ट की मसल होती है, आप सिंपल इसको ऐसे देख सकते हैं कि अपन जब सीढ़ी चढ़ते हैं, आप 2-3 सीढ़ी लगातार चढ़ लेंगे तो पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या भाग लेंगे तो पैरों में थोड़ा दर्द होगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ब्लड की सप्लाई है वो मैच नहीं कर पा रही है मसल को, तो मसल थक जा रही है। तो सेम चीज हार्ट के साथ हो रही है कि हार्ट की मसल थक जा रही है, डैमेज उसको हो रहा है, तो फिर उसकी वजह से सिम्टम्स आना चालू होते हैं। लेकिन इन लोगों को, जिसकी अभी अपन ने बात की, उन लोगों को सिम्टम्स नहीं आते। उनको जो सिम्टम्स आते हैं उनको हम हमारी भाषा में बोलते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट। तो एंजाइना इक्विवेलेंट में जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या होते हैं? जैसे अचानक से सांस फूलना, सांस फूल रहे हैं और बैठे हैं, मतलब आराम कर रहे हैं, फिर भी वो सांस फूलना बंद नहीं हो रही है। नौजिया की फीलिंग होना, नौजिया मतलब ऐसा लग रहा है कि वॉमिटिंग आएगी लेकिन आ नहीं रही है, या मल्टीपल एपिसोड वॉमिटिंग के ही आ जाना, या कई बार ऐसा होना कि लगातार हिचकी आए जा रही है, हिचकी आ रही है लेकिन वो रुक नहीं रही है।
और फिर एक सिम्टम होता है जिसमें आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या फिर एक होता है कि थकान मुझे लग रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा थकान क्यों लग रही है अचानक से ही, मतलब कोई काम सपोज करो आपने किया हो, आपने कोई काम किया है, फिजिकल एक्सर्शन कुछ करा है और आज अचानक से बहुत मतलब सडन ऑनसेट एकदम थकान लगना शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि बस एकदम लेट ही जाऊं मैं, इतने टाइप की आपको थकान शुरू हो गई है, घबराहट आपको शुरू हो गई है अचानक से। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इसको हम एंजाइना इक्विवेलेंट में मानते हैं कि एंजाइना तो नहीं है पर उसके इक्विवेलेंट ये सिम्टम्स हैं, इसलिए उनको उसी कैटेगरी में ही हम रखते हैं कि अगर ये सिम्टम्स हैं और हिस्ट्री भी वैसी है तो इसको भी हम मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हार्ट अटैक का रिस्क क्या है। सर हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा देखा जाता है कि समझिए कोई पार्टी हो रही है, सब लोग उस पार्टी में सम्मिलित हो रखे हैं और ऑल ऑफ सडन एकदम से कोई भी इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर कोई भी एकदम से वहां कोलैप्स हो गया। ऐसे में अगर कोई मेडिकल पर्सन वहां अवेलेबल है तो चलो उन्हें नॉलेज है, पर जो नॉर्मल जनता है जिनका मेडिसिन से इतना ज्यादा लेना देना कुछ खास है नहीं, उन सबका फर्स्ट इमीडिएट स्टेप क्या होना चाहिए जो सबको एटलीस्ट ये चीज तो पता होनी ही चाहिए? देखिए कॉमनली हम दो सिनेरियोज बहुत कॉमनली हमारी लाइफ में हम एनकाउंटर कहीं ना कहीं हम करेंगे ही करेंगे। पहला जिसको हमने बात की थी सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट में आप सिंपली देखिए क्या होता है, चाहे वो बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, अचानक से कोलैप्स हो जाना। अगर आप अचानक से जो कोलैप्स होने की जो वो है मतलब अचानक से जो कोलैप्स हो जा रहा है उसे ही हम सडन कार्डियक अरेस्ट में मान के चल रहे हैं। अब आप उसे कंफर्म कैसे करेंगे या एज ए नॉर्मल पब्लिक हम क्या कर सकते हैं? तो नॉर्मल पब्लिक हमें सिंपल ये है कि यहाँ हमारी कैरोटिड होती है, हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है। तो कैरोटिड आर्टरी को दोनों को हमें नहीं चेक करना एक साथ, क्योंकि दोनों को कभी एक साथ नहीं दबाना चाहिए। एक कोई कैरोटिड आर्टरी जो हम यहाँ पे ये हमारा जो एक जिसे हम बोलते हैं गले का ये जो एडम्स एप्पल बोलते हैं हम कॉमनली, इसे इसके बगल में आपको यहाँ साइड में जाना है और आपको यहाँ प्रेस करके देखना है। तो अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको आर्टरी जो है उसकी एकदम प्रॉपर फील होगी, बिल्कुल पल्सेशन फील होंगी जिसको हार्ट की बीट है। कई लोग क्या करते हैं यहाँ चेक करने लगते हैं, ये गलत है। उसकी वजह क्या है कि ये गलत इसलिए क्योंकि एक तो ये बहुत पतली होती है, दूसरी बात है अगर रियल में पेशेंट कोई और वजह से कोलैप्स हुआ है और सपोज करो डिहाइड्रेशन से कोलैप्स हो गया तो भी हो सकता है वो आर्टरी उतने अच्छे से फील नहीं हो। कोई लॉन्ग टर्म से स्मोकिंग करता है, डायबिटीज है, उसको हो सकता है ये आर्टरी में ही बहुत सारा ब्लॉकेज हो जिसकी वजह से पल्सेशन आ नहीं रही है। तो यहाँ हमें नहीं फील करना है, हमें या तो यहाँ फील करना है जो ब्रेकियल आर्टरी पर, वो जनरली लोगों को नहीं समझ में आएगा अगर हम एक कॉमन आदमी की बात करें जो ट्रेन नहीं है। तो सिंपल जो अगर हम समझे तो कई बार हम सीआईडी में देखते थे, बिल्कुल कि सीआईडी में हम एक कॉमनली देखते थे कि वो हाथ लगाते थे, वो अभिजीत पता करो कि मरा कि नहीं मरा, तो वो इधर हाथ लगाते थे। ये कैरोटिड आर्टरी, उसमें भी आपने देखा होगा वो एकदम सही करते थे कि वो दोनों आर्टरी कभी नहीं दबाते थे, एक आपको बस प्रेस करके यहाँ देखना है कि भाई वो फील हो रही है कि नहीं हो रही। तो अगर आपने देख लिया आसपास, मतलब आपने अपनी तरफ से देख लिया इसके बगल में कि हाँ यार इधर तो कुछ भी फील नहीं हो रहा, मेरे को 10 सेकंड हो चुके हैं, तो 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना। 10 सेकंड के अंदर अगर आपको नहीं फील हो रहा तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसकी चेस्ट पे भी अपना कान लगा के सुन सकते हैं कि हार्ट की बीट सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही। अगर वो फीमेल है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, फिर हो सकता है वो सुनाई नहीं देगा, या कोई बहुत ही फैट आदमी है। फिर उसके बाद में वो सीपीआर की जो टेक्निक होती है, मुझे लगता है कि हर आदमी को वो आनी बहुत जरूरी है कि कैसे किसी को सीपीआर देना चाहिए। तो सीपीआर देने के लिए ट्रेनिंग क्लासेस होती है, एसीएलएस की भी ट्रेनिंग क्लासेस होती है, कॉमन हॉस्पिटल्स में भी कई सारी कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग क्लासेस होती है, उसे भी लेना चाहिए। और सडन कार्डियक अरेस्ट में यही एक मदद हम कर सकते हैं, यानी हमको जो पल्सेशन है उसको ऑब्जर्व कर लेना है। दूसरा, हमें सीपीआर देना जरूर आना चाहिए। सर क्या आप हमें थोड़ा सा सीपीआर किस तरीके से दे सकते हैं, थोड़ा वर्बली समझा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में समझा सकता हूँ। सीपीआर देने का एक सिंपल सा अगर हम बेस लाइन में हम देखें, बेसिकली सीपीआर क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो बेसिकली कार्डियो और पल्मोनरी वो हम क्या करना चाह रहे हैं, हार्ट यानी जो थोरैक्स है उसको हम प्रेस करके क्या करना चाह रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं हम हार्ट को सीधा दबा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, कंप्लीटली ट्रू नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो दबाने की जो टेक्निक होती है और हम जितना अंदर जा रहे हैं उससे पूरा हार्ट को हम नहीं दबा सकते।
हम बेसिकली क्या करते हैं कि थोड़ा सा हार्ट को और बचे हुए थोरैक्स को क्या कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं। अब साइड में आप देखिए, साइड में दबाओगे तो क्या होगा, लंग्स में चली जाएगी, रिब्स टूट और जाएगा। तो इसलिए हम बीच में दबाते हैं क्योंकि ये कार्टिलेज से जुड़ी होती है। तो यहाँ रिब है वो बोन है, ये स्टर्नम भी बोन है, लेकिन बीच में जो जॉइंट है वो कार्टिलेज का है। तो कार्टिलेज क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो इसलिए हम स्टर्नम को दबाते हैं बीच में। तो वो थोड़ा क्या हार्ट को भी प्रेस करती है, साथ में थोरैक्स को भी प्रेस करती है। तो जब वो प्रेस करती है और बाहर आती है तो क्या होता है, हार्ट क्या करता है, वेन से जो मतलब आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके जाती है और वेन जो है लेके आ रही है। तो जब थोरैक्स एक्सपैंड होता है तो वो वेन से ब्लड खींचता है, तो हार्ट फिल होता है पहले। उसके बाद में हम जब प्रेस करते हैं तो फिर वो हार्ट थोड़ा सा कंप्रेस होता है, कंप्रेस होके वो फिर जो आर्टरी का ब्लड है, अब आप सोचेंगे कि पूरी बॉडी में थोड़ी जा रहा है, और पूरी बॉडी में हमें भेजना भी नहीं है। हमारा एक ही काम है, ब्रेन को जिंदा रखना। क्योंकि आप ये सोचिए हमारी पहचान किससे, अगर हम सिंपल भाषा में देखें, पूरी बॉडी में कहां हम हैं, हम अपने ब्रेन में ही है बेसिकली। कि अगर हम कोई इंसान अपना नाम भूल जाए, बात भूल जाए, सारा जो उसने सीखा है, पढ़ा है, सब भूल जाए, तो वो इंसान क्या ही है, फिर वो कुछ नहीं है। तो बेसिकली वो ब्रेन को हमें जिंदा रखना है। तो इसीलिए हम हार्ट को प्रेस करके, थोरैक्स को प्रेस करके हम ट्राई कर रहे होते हैं कि ब्रेन तक जितनी हो पाए ब्लड सप्लाई पहुंच जाए। तो सीपीआर में हमें सीधी सी टेक्निक होती है कि जैसे ही पेशेंट कोई भी कोलैप्स हुआ है, आपको दिखा है वो गिर गया है, तो आपको इमीडिएटली सांसों का चेक करना है कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। आपने देखा कि सांस नहीं ले पा रहा है, फिर आपने आर्टरी को चेक करना है। आर्टरी को चेक करने के लिए सिंपल वही टेक्निक है, वो आपने चेक करी, आपने 10 सेकंड से कम का टाइम लेना है, 10 सेकंड मैक्सिमम, कि हाँ आर्टरी फील नहीं हो रही है, कहीं भी वो आ नहीं रहा है, सांस भी नहीं ले रहा है। फिर अगर आप चाहो तो बच्चे का है या कोई भी है, उसका आप कान लगा के भी ट्राई कर सकते हो। अगर किसी को प्रॉपर समझ नहीं आ रहा, उसमें भी आपको 5 सेकंड ही लगाने कि नहीं सुनाई दे रहा है कुछ भी, तो फिर आप सीपीआर की जो टेक्निक है, बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा जो स्टर्नम होता है, ये और यहाँ पे जो पेट का अपर पोर्शन है, उसके बीच में ये जो मिड में हमको अपने ये दोनों हाथ जो होते हैं उसकी, अब क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं पूरा हाथ दबा देते हैं। मतलब कई बार डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं जो इतना इस चीज को लेकर ट्रेनिंग नहीं हो पाई है अगर, तो या फिर जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उनको भी उस चीज की अच्छे से ट्रेनिंग कई बार नहीं होती, तो वो क्या पूरा हाथ रख देते हैं। अब आप पूरा हाथ सोचिए स्टर्नम पे रख देंगे तो होगा क्या कि रिब्स दबेगी। रिब्स दबने क्या है, जो हम करना चाह रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, प्रेशर देना चाह रहे हैं, हार्ट को थोड़ा प्रेशर देना चाह रहे हैं, उस प्रेशर के साथ थोरैक्स भी थोड़ा थोड़ा दब रहा है। तो अब क्या आप ऐसे करेंगे ना, तो वो प्रेशर पूरा जनरेट नहीं होगा, सारा का सारा जो आपका फोर्स है वो रिब्स में चला जाएगा, रिब्स टूटेगी, होगा कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं होगा। तो आपको ये हील जो होती है यही रखनी है बस स्टर्नम पे। तो हील जब हम स्टर्नम पे रखते हैं, दूसरा ये जो एल्बोज होती है क्या होती है, ये भी बेंट होती है लोगों की। तो एल्बो बेंट होने की वजह से क्या होता है कि काम नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि हम जो फोर्स है वो नहीं लगा पाएंगे। अब जैसे इंजन होता है, इंजन कैसे काम करता है कि पिस्टन होता है ना इंजन का, तो वो क्या होता है कि प्रेस कर रहा होता है। तो हमें सीधा अपना इंजन का पिस्टन बनाना है, ऐसे रखा है और आपने प्रेस किया है, राइट। तो वो प्रेस करने से क्या होगा, और आपको प्रेस कितना करना है, तो जनरली 100 to 120 पर मिनट आपको करना होता है। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे करा जाता है जनरली, मतलब। और कोशिश होती है कि 2 लोग साथ में बैठे हों ताकि वो लगातार करें। एक ये मिसकंसेप्शन भी होता है कि भाई सीपीआर जो है उसमें सांस तो हम दे ही नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं है। देखिए ये भी बिल्कुल ट्रू नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारा यहाँ जो ब्लड होता है उसमें पहले से ऑक्सीजन जो है मिली हुई होती है। 75 to 80% ऑक्सीजन हर वक्त मौजूद होती है ब्लड के अंदर। हम जो एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं वो 95 100 पहुंचा देती है उसको, हम जो सांस ले रहे हैं, पर हर वक्त घुली हुई है ऑक्सीजन, पहले से हीमोग्लोबिन के अंदर भी मौजूद है, ब्लड के अंदर भी मिक्स्ड है। तो वो 80% तक मिक्स है, 80-85 तक। तो अगर हम उससे भी काम चला लेंगे तो भी ब्रेन का काम चल जाएगा। मतलब जब तक इमरजेंसी सर्विसेज नहीं आ जाती तब तक आप अगर उतना भी दे पाए तब भी प्रोबेबल चांस है कि ये जो इंसान है वो बच जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। आप अगर देखिए इसके बारे में भी नंबर्स निकाले गए, नंबर्स मतलब जो मल्टीपल स्टडीज हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि आखिर कितने लोगों को हम अगर सीपीआर दें, आप समझ गए, मतलब कितने लोग कोलैप्स हुए और हमने उनको सीपीआर दिया तो कितने लोग बचे। तो लगभग हर 30 से 33 लोगों के बीच में एक इंसान बच जाता है, मतलब वो डिस्चार्ज हो जाता है। हाँ, आप ये सोचिए आपके सामने कोलैप्स हो गया, आपने उसको सीपीआर दिया, इमरजेंसी सर्विसेज आई, उन्होंने टेक ओवर किया आपसे, टेक ओवर करके उनकी जान बची, वो हॉस्पिटल पहुंचे, ठीक होके घर चले गए। वो कितने पेशेंट हैं ऐसे? तो हर 30-33 में से एक ऐसा इंसान है जो आपकी वजह से बिल्कुल ठीक होके घर जा पा रहा है। तो ये इसलिए आप सोचिए कितने मास लेवल पे हो रहा है।
मतलब पूरे वर्ल्ड में 15 to 20% ऑफ ऑल डेथ्स, मतलब जितने भी लोग इस दुनिया में मर रहे हैं आज के समय में 15 से 20% लोग तो सडन कार्डियक अरेस्ट से ही मर जा रहे हैं। यानी उनके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनकी मदद कर पा रहा है, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है। और अगर हम ये सोचते हैं कि बड़ी नई बीमारी है, हमारे पूर्वजों को तो पता ही नहीं थी या हमारे बड़े बुजुर्गों को तो पता ही नहीं थी, ऐसा नहीं है। हिप्पोक्रेट्स ने तक मतलब इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं। अच्छा। कि सडन कोलैप्स हो जा रहा है। हाँ। अब वो उस समय वो पोस्टमार्टम और इतना सारा मैकेनिज्म उस समय की स्टडी नहीं थी, तो वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि कॉज क्या है, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिए कई सारे पेशेंट्स के जो सडन कोलैप्स हो गए, मतलब खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं और अचानक से कोलैप्स हो गए। क्योंकि ये चीज भी है ना सर, हमने ये देखा है कि अभी सब बोलने लगे हैं कि फलाना की डेथ जो है वो हार्ट अटैक से हो गई है, उनकी डेथ हार्ट से। जो हमारे दादाजी और का जो जनरेशन थी तब तक तो नेचुरल डेथ का मतलब ये होता था कि पहले एजिंग होगी और फिर डेथ एक मतलब स्टेप वाइज था। अब तो एज का कोई रिलेशन ही नहीं है, 30 साल का हो, 32 साल का हो, रोज न्यूज़पेपर में किसी ना किसी का आर्टिकल आ ही जाता है। तो वो चीज इतनी कॉमन हो कैसे गई? देखिए क्या है, इसके बारे में एक सिंपल जो लॉजिक, इंसान क्या होता है, इंसान अपने फैलेसीज में बहुत होता है। फैलेसीज मतलब हमें जो सामने दिख रहा होता है ना, हमें ऐसा लग रहा होता है, ब्रेन का बायस होता है, उसको लग रहा होता है वही सत्य है। कि हमें लग रहा है यार अभी हम बड़ा सुन रहे हैं कि इसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, इसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो हार्ट अटैक बड़ा कॉमन हो गया। ऐसा कंप्लीटली ट्रू नहीं है। उसकी वजह ये, आप सिंपल खुद कोई भी इंसान अपने गूगल पे जाके या अपने अगर उसे रिसर्च थोड़ी करनी आती है उस पे जाके पुराने डिस्क्रिप्शंस देख सकता है। इन ए सेंस कि आप देखिए, मैंने जो अभी आपसे थोड़े देर पहले बात की थी कि 1780s 90s के अंदर एक एंजाइना पेक्टोरिस का पहली बार एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया, जबकि सडन कार्डियक अरेस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है या कोलैप्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो हिप्पोक्रेट्स ने कितने साल बीसी में, मतलब 400 बीसी 500 बीसी में ही वो दे चुके थे। तो अब ये जो धीरे धीरे हमारी शुरू हुई है स्टोरी कि 1790 से 80 से वो धीरे धीरे बढ़ना जो शुरू हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो आप देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा, आज के टाइम के ट्रीटमेंट और पुराने ट्रीटमेंट में इतना अंतर होता था कि पहले जो कार्डियोलॉजी की बुक्स और जो उसका जो टीचिंग होता था, अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है उसको वो वार्ड के इतने कोने में रखते थे कि उसे कोई आवाज नहीं जाए, क्योंकि ऐसा मानते थे कि उसे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करो, हार्ट अटैक के पेशेंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करो। तो आप सोचिए बहुत डेथ्स होती थी। अब क्यों होती थी? क्योंकि 48 आवर्स के अंदर, हार्ट अटैक होने के 48 आवर्स के अंदर इतने ज्यादा एरिथमियाज, जिसको हम बोलते हैं हार्ट की रिदम बिगड़ जाना, वो इतना कॉमन होता था कि पेशेंट उसी से वहीं लेटा लेटा एक्सपायर हो जाता था, क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं है। वो मतलब एक कोने में, वार्ड के कोने में लेटा लेटा वो एक्सपायर हो जाता था, क्योंकि इतने एरिथमियाज होते थे उसको। एरिथमियाज का सिंपल मीनिंग है हार्ट की रिदम बिगड़ जाना, क्योंकि आप देखिए हार्ट की मसल तो डेड हो गई है, तो इतने सारे हार्ट की जो एरिथमिया या फिर हार्ट की रिदम बिगड़ जाती थी कि पेशेंट लेटा लेटा ही एक्सपायर हो जाता था, कोई उसको देखने वाला नहीं है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, ईसीजीज नहीं थी पहले। पहली बार ईसीजीज का जब इन्वेंशन हुआ, उन्होंने देखा हार्ट अटैक वाले पेशेंट को लगा के, उन्होंने देखा अरे यार ये तो हार्ट की रिदम ही बिगड़ जाती है। तब उन्हें पता चला इसको तो आप सीसीयू में रखो। तो 90s 40s 50s 60s में तो सीसीयू का कंसेप्ट आया, कोरोनरी केयर यूनिट का, कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उसको कम से कम 48 आवर तक मॉनिटर करना ही करना है। उससे पहले किसी को ये नॉलेज ही नहीं थी, प्रैक्टिस में नहीं था मतलब। फिर धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट आए, कोरोनरी एंजियोग्राफी जिसको आज बोलते हैं, जिसके बारे में कई सारे मिसकंसेप्शन है लोगों को। तो वो एक एंजियोग्राफी आई, तब जाके पता चला कि देखो हार्ट में ये ब्लॉकेज होता है, नहीं तो मरने के बाद ही पता चलता था कि ब्लॉकेज कहाँ है। और उससे पहले ब्लॉकेज को खोलने के लिए कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता था, जो आज हम थ्रोम्बोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो दवाई डाल के खोल देते हैं हार्ट की जो वेसल्स होती है उसको हम जो खोल देते हैं, मतलब कोई ब्लॉकेज है तो वो दवाइयां अवेलेबल नहीं थी, वो धीरे धीरे आई है। तो वैसे ही कॉमन मिसकंसेप्शन भी ये था कि भाई ये बीमारी तो पहले होती थी, अभी पहले होती नहीं थी, अभी हो रही है। ऐसा नहीं है, हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है, इंटरनेट हर जगह पहुंच गया है, हर कोई आज वीडियो बना के डाल रहा है, तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों को। पहले तो अखबारों में आता था, अखबार पढ़े नहीं पढ़े, अब तो फोन में आप बिना अखबार पढ़े भी अगर फोन भी देखना जानते हैं, आपको पता है किसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है, हार्ट अटैक में कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज होती है, तो एक अवेयरनेस बढ़ गई है। दूसरी बात यह है कि डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ गई है। डायग्नोस्टिक कैपेसिटीज इतनी ज्यादा है कि आज हर जगह एक सिंपल ईसीजी का टेस्ट करना बहुत ईजी है। गवर्नमेंट में जाएंगे फ्री में होगा, कई जगह जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं वहां 10 to 50 रुपीज के अंदर हो जाएगा। प्राइवेट भी है ना, वो भी 100 रुपए से ज्यादा नहीं लेता ईसीजी करने के। और ईसीजी में टाइम कितना लगता है? 6 सेकेंड्स।
जो आपकी एक स्ट्रिप होती है वो 6 सेकंड की होती है, पर वो इतनी शानदार चीज है कि आपको इमीडिएटली बता देती है कि एरिथमिया है, हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, क्या है। तो वो इमीडिएटली, ईसीजी इतनी सिंपल है, कोई भी अब जाके अपनी बेसलाइन ईसीजी करवा सकता है। फिर उसके अलावा हमारी कोलेस्ट्रॉल को देखने की टेक्निक्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जैसे अभी हमने पहले बात की थी लाइपोप्रोटीन ए, एपोलाइपोप्रोटीन बी, उसके अलावा हम ट्रोपोनिन्स जो हम मार्कर आज पढ़ते हैं, तो पहले वो मार्कर आसानी से हमें नहीं देख पाते थे हम लैब के थ्रू। पहले ये होता था कि हमें 6 घंटे कम से कम चाहिए वो टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, उससे पहले 10-10 घंटे 12-12 घंटे चाहिए होते थे। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, हमारी डिटेक्शन कैपेबिलिटीज जो है हार्ट अटैक को लेके वो भी काफी बढ़ गई है। जनरल अवेयरनेस जो है वो हर किसी के पास है, कोई भी अपना फोन चला के, इंटरनेट चला के देख सकता है। और साथ में क्या बात है कि आप पहले के जो लोगों को देखिए, खाने का कम था और काम करना ज्यादा था, मतलब फिजिकल वर्क बहुत था। अब क्या हो रहा है हम सबके साथ, हमारा फिजिकल वर्क जो है, काम तो सबका बढ़ गया है, मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिजिकल वर्क बहुत लिमिटेड हो गया है। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है फिजिकल वर्क में और एक्सरसाइज में। और खाना हर कोई खा ही रहा है, हर कोई अलग अलग चीजें, अलग प्रोसेस फूड हो गया या कोई भी जो बाहर की चीजें हो गई, घर में भी मतलब घर में भी फ्राइड फूड हम खाते हैं बहुत कॉमनली। ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो हाँ, गए बहुत ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए, बिल्कुल सही बात है। तो सर, इस तरीके की परिस्थिति से हमें सामना ना करना पड़े, उसके लिए आप हमें क्या क्या एडवाइस देंगे जो हमें चीजें अवॉइड करनी चाहिए? तो अगर सडन कार्डियक अरेस्ट की बात करूं तो इसके लिए बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल सकता कि हम अवॉइडेबल है, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज एरिथमियाज होते हैं, एरिथमिया जो हमने पहले भी बात की। तो उसके लिए सिंपल सा एक लॉजिक है, आप अपने कोई भी जो नजदीकी डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया या जो मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास आप जाके अपनी ईसीजी, बेसलाइन जो ईसीजी है वो उन्हें दिखा सकते हैं। अपनी अगर आपकी कोई फैमिली में हिस्ट्री है सडन कार्डियक अरेस्ट की, हार्ट अटैक की या सडन कार्डियक डेथ की, तो वो उन्हें बता सकते हैं। साथ में हार्ट अटैक रिस्क जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोई स्मोकिंग की कोई हिस्ट्री है, वो सारा बता के वो इवैल्यूएशन के बेसिस पे आपको कोई ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो बात होती है हार्ट अटैक की या एंजाइना की, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना की, उसको बचाने के लिए बहुत सिंपल मेथड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता, ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पता, वो होता है फाइबर इन डाइट। तो फाइबर इन डाइट का जो कंसेप्ट है वो अगर हम देखें, पुराने जमाने में तो था, बीच में बिल्कुल गायब हो गया और अभी वापस इस पे रिसर्च होके काफी ज्यादा मतलब एक प्रोमिनेंट हो रहा है साइंटिफिक तौर पे। जो फाइबर होता है वो ऐसा देखा गया कि आपका जो 30 to 50 ग्राम फाइबर, 30 to 50 ग्राम कौन सा फाइबर, सॉल्युबल फाइबर आपकी डाइट में होना चाहिए। अब ये सॉल्युबल फाइबर बड़ा सिंपल है, आपके कच्चे केले के अंदर जो फाइबर होता है, सेव के अंदर जो फाइबर होता है, मतलब ऐसे, और जो आपकी दालों के अंदर कोई फाइबर होता है, तो ये जो फाइबर है ये आप देख सकते हैं इंटरनेट पे ढूंढ के, कोई भी इंसान की भाई किस किस डाइट में कौन कौन सा फाइबर होता है, कितना फाइबर होता है। तो 40 to 50 ग्राम फाइबर हर किसी की डाइट में होना चाहिए। उससे कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, ग्लूकोज जो होता है, शुगर जो होती है उसकी जो स्पाइक्स होती है, अचानक से जो शुगर बढ़ती है वो कम हो जाती है, गट हेल्थ में फायदा होता है, मोटापा कम होता है। फिर दूसरी जो चीज है कॉमन, हम क्या कर सकते हैं, अपना फिजिकल एक्सर्शन का लेवल बढ़ा सकते हैं। अगर कोई इंसान सपोज करो उसको मजबूरी है कि पूरे टाइम कंप्यूटर पे बैठना है, तो वो क्या करे, हर आधे घंटे में ब्रेक ले, उठे, 5 मिनट वॉक करे और फिर बैठ जाए भले ही। तो एटलीस्ट ये पॉसिबिलिटी क्या होगी कि हमारा पूरा जो फिजिकल एक्टिविटी का लेवल है वो ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। और बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, ऐसा अगर जिम जाने वाले लोगों को लगता होगा कि वो बहुत सेफ है, अगर कोई इंसान, ये देखा गया है 2 लोगों को, कि अगर कोई एक इंसान, मतलब उसका पूरा जो एक दिन का काम है वो सिडेंट्री है, जैसे कंप्यूटर पे बैठना, बैंक में जाना या कोई और काम करना, वो सिडेंट्री है, लेकिन वो 1-2 घंटे जिम जा रहा है। और एक इंसान है, जैसे कोई किसान है या कोई और एक सिंपल गार्डनर है कोई आपके घर में, या कोई और काम वाली बाई, या कोई भी, मतलब फिजिकल एक्सर्शन का लेवल हो सकता है, तो अगर वो लगातार चल रहा है तो वो इंसान ज्यादा प्रोटेक्टेड है, बजाय कि उस इंसान के जिसको बैठना बहुत पड़ रहा है। अगर आप 10 घंटे से ज्यादा बैठ रहे हैं तो मतलब आप 8 से 10 घंटे से ज्यादा लगातार आपको बैठना पड़ रहा है, तो बहुत बड़ा रिस्क है आपकी हार्ट अटैक को। आप भले ही जिम जा रहे हो 1-2 घंटा, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हार्ट अटैक का रिस्क अच्छा खासा है। तो सिंपल लॉजिक है कि भाई आप हर आधे घंटे में उठ के वॉक कीजिए। कोई इंसान है जो घर में, जैसे सपोज करो, इतना फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जिम नहीं जा सकता, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, या कोई और वजह से वो नहीं जाना चाह रहा, वॉकिंग कीजिए। आप आधा घंटा सुबह रोज वॉक कीजिए, आधा घंटा शाम में वॉक कीजिए। तो इस तरह के जो मेजर्स हैं उसको हम ध्यान में रख सकते हैं।
तो एक पहला तो हमारा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो गया, मतलब जो कैलोरी होती है ओवरऑल उसे हमें कम यूज करना है, फाइबर डाइट ज्यादा खानी है, एक्सरसाइज का लेवल थोड़ा थोड़ा हमें बढ़ाना है अपना। दूसरा सबसे बेस्ट होता है, अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है, किसी को आपको भी इस तरीके की सिम्टम्स की रिस्क है, तो बेटर है आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, कोई मेडिसिन के डॉक्टर के पास आप जाइए। वो अवेलेबल नहीं है, आप गांव में रहते हैं तो सिंपल कोई डॉक्टर होता है, उसके पास भी जाके आप अपनी रिस्क इवेल्युएशन करके दवाइयां ले सकते हैं। सर ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आई होप ये पॉडकास्ट कभी अगर किसी को जरूरत पड़े तो उसके बहुत काम आए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप कितने सारे पॉडकास्ट बनाते हैं, वो काफी हेल्पफुल है हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।